हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम लोग रिवीजन करेंगे हीट का। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का टेम्परेचर मेजरमेंट। तो टेम्परेचर मेजरमेंट में हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे और आप लोग अपनी कमर कस के बांध लीजिए। अब हम लोग डेली रिवीजन किया करेंगे और खूब अच्छे से हर टॉपिक तैयार करेंगे। इनके सारे क्वेश्चंस भी देखते हुए चलेंगे, सारे थ्योरी वाले पार्ट भी देखते हुए चलेंगे और पूरी फिजिक्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करें। हम लोग पहला टॉपिक अपना टेम्परेचर मेजरमेंट। तो टेम्परेचर मेजरमेंट में बेटा सबसे पहले बात आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे पहले बात आती है टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक्चुअल में किसी भी बॉडी का उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। ठीक है, टेम्परेचर इट इज द मेजरमेंट ऑफ the hotness और coldness of the body। ये किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। यानी कोई भी बॉडी कितनी भी हीटअप यानी कि हीटेड है, कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको ये टेम्परेचर बताता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए बेटा, यहां पर हीट की बात आती है। हीट, तो हीट क्या होती है? हीट एक प्रकार की एनर्जी, और ये हीट एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो करती है। तो हीट क्या होती है? हीट इज ए एनर्जी, ये एक एनर्जी है। ठीक, और जैसे मान लीजिए ये बॉडी हाई टेम्परेचर पर है और ये बॉडी लो टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होता है। ठीक है, हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ। ठीक है, और ये हीट तब तक फ्लो करती रहती है बेटा जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। टिल देयर टेम्परेचर बिकम्स इक्वल, यानी कि दोनों के टेम्परेचर जब तक सेम नहीं हो जाते तब तक हीट का फ्लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ होता रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है बेटा कि जैसे मान लीजिए कि दो बॉडी है, एक पर Q1 का चार्ज है, एक पर Q2 का चार्ज है। तो एक हाई पोटेंशियल पर है, एक लो पोटेंशियल पर है। मान लीजिए Q1 वाला चार्ज हायर है, Q2 वाला चार्ज लोअर है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर हायर इस पर लोअर। तो ये हाई पोटेंशियल पर बॉडी है, ये लो पोटेंशियल पर बॉडी है, और इन दोनों बॉडीज को जब हम आपस में टच कराएंगे तो क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा हायर वो पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। ठीक है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इतनी बात समझ आई बेटा? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आते हैं, एक पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, यानी कि वो टेम्परेचर होता है जहां पर किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड वर्जन यानी कि सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट। ठीक, ऐसा जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि अगर आइस के लिए देखें तो आइस के लिए जो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है? बस यही हमें याद रखना है। यहां पर ही एनसीईआरटी का पॉइंट है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस बात को हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो किस तरीके से डिपेंड करता है इस बात को हमें याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होगा क्या कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर किसी भी सब्सटेंस का जो लिक्विड फॉर्म है और वेपर फॉर्म ये दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इज द टेम्परेचर at which
लिक्विड फॉर्म एंड वेपर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट, ठीक, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई बेटा? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर किसी भी सब्सटेंस के तीनों फॉर्म यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं। इज द टेम्परेचर एट विच all three forms of substance, जैसे कि सॉलिड है ना, लिक्विड एंड गैसियस, कोएग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एक तो हमें वाटर के लिए याद रखना है बेटा, यानी कि T ट्रिपल ऑफ वाटर, ये बेटा होता है 0.01, ठीक, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0.01 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। और केल्विन में इसकी वैल्यू 273.16 केल्विन के इक्वल होती है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, इन जनरल 273.15 केल्विन की, ठीक है, उसको हम लोग 273 लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू होती है 273.15 केल्विन के इक्वल होती है। तो उसमें 0.01 और जुड़ेगा तो 0.16 केल्विन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि वाटर के तीनों फॉर्म जिस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं वो वाला टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन। इसी तरीके से एक और है ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2, ठीक है, CO2 के लिए भी हमें याद रखना है, ये वैल्यू होती है CO2 के लिए -56.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है, ठीक है। दोनों बातें ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आते हैं बेटा हम लोग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, तो ये जो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर होते हैं बेटा, ये 3 टाइप्स के होते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बस यही आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता रहा हूं आपको। एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट और तीसरा होता है केल्विन। ये 3 टाइप के होते हैं। जो डिग्री सेल्सियस होता है इसमें सबसे लोअर पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और इसका जो अपर पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, और ये पूरा स्केल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसमें 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं। इसी तरीके से जो फ़ारेनहाइट वाला स्केल होता है इसमें सबसे लोअर वाला टेम्परेचर होता है 32 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब इसके 0 डिग्री को ये रीड करता है 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल। इसका अपर पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस को ये 212 फ़ारेनहाइट रीड करता है। और इसमें 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ये पूरा स्केल 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसी तरीके से जो केल्विन वाला स्केल होता है इसका सबसे लोअर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है 273 केल्विन, और जो अपर वाला पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन। ये भी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये भी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है।
अच्छा, अब ये जो तीनों स्केल हैं, इन तीनों में आपस में एक रिलेशन भी होता है। उस रिलेशन को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए मान लीजिए कि ये जो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है, इसमें कोई जनरल वाला टेम्परेचर C डिग्री सेल्सियस है और वही वाला टेम्परेचर इस फॉरेनहाइट में F फॉरेनहाइट के इक्वल है, और वही वाला टेम्परेचर मान लीजिए कि केल्विन में K केल्विन के इक्वल है। तो यहां पर एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं, रिलेशन यूज करते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए ये डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वो जनरल टेम्परेचर माइनस लोअर पॉइंट टेम्परेचर अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। यही वाला रिलेशन हम यूज करेंगे सेकेंड वाले स्केल के लिए, और इसको इक्वल टू कर देंगे ऐसे F माइनस इसका लोअर टेम्परेचर अपॉन अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर इक्वल टू, इसी को कर देंगे थर्ड वाले स्केल के लिए K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो देखो ये आएगा C अपॉन 100, ये आ जाएगा F माइनस 32 अपॉन, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 180 के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन ये 100 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए इन तीनों में हम 20 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिलेशन मिलेगा C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू K माइनस 273 बाई 5। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा। ये देखो तीनों स्केल्स के टेम्परेचर में रिलेशन आ गया। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद कर लेना है। ठीक, इससे सारे वैसे क्वेश्चन निकल आएंगे कि एक स्केल में आपको टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी होगी और आपसे पूछा जाए कि इस फॉरेनहाइट स्केल में या केल्विन स्केल में उसी टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी, तो इस रिलेशन से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन इसी में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का भी पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि इस डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में 40 डिग्री का चेंज आता है, 40 डिग्री का चेंज आता है, तो बताना है कि फॉरेनहाइट वाले स्केल में वही चेंज कितने फॉरेनहाइट के चेंज के बराबर होगा। तो अगर ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो यहीं से एक और फॉर्मूला निकल करके आता है। यहां पर जो C अपॉन 5 लिख रखा है उसकी जगह लिख दीजिए डेल्टा C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 की जगह लिख दीजिए डेल्टा F अपॉन 9 हो जाएगा, और K माइनस 273 की जगह लिख दीजिए डेल्टा K अपॉन 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला जो रिलेशन निकल के आता है ये भी याद कर लेना है, और ये चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम यूज करेंगे और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम इस स्केल का यूज करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? तो ये था हम लोगों का स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। इसमें हमको दो फॉर्मूले याद कर लेने हैं, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। ठीक, मान लीजिए हमको एक टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट स्केल। ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस कितने फॉरेनहाइट के इक्वल होगा, तो कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, C बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। ये रिलेशन हमको दे रखा है। तो C की वैल्यू हो जाएगी 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। 5 से देखो ये 5 बार चला जाएगा, 45 प्लस 32 इक्वल टू F, जोड़ दो इनको। ठीक, तो F की वैल्यू आ जाएगी 77 फॉरेनहाइट के इक्वल। ठीक, क्लियर बेटा? इस तरीके से हम लोग डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको दे रखा है चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 40। ठीक है, तो पूछ रहे हैं फाइंड चेंज इन फॉरेनहाइट टेम्परेचर।
फॉरेनहाइट टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा ये हमें निकालना है। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? अब यूज करेंगे हम लोग डेल्टा C अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा F अपॉन 9। डेल्टा C ये हमको दे रखा है 40 के इक्वल है, अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा F बाई 9। 5 से ये 8 बार चला जाएगा, तो डेल्टा F की वैल्यू 72 के इक्वल है। तो अगर 40 डिग्री का चेंज करते हैं डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में, तो फॉरेनहाइट स्केल में कितने का चेंज आएगा? 72 फॉरेनहाइट के चेंज के बराबर होगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात कि डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट वाला जो स्केल होता है, उन दोनों स्केल में एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो वो टेम्परेचर जो है वो आपको याद कर लेना है। कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक रिलेशन है, ठीक है, -32/9 इक्वल टू C/5। ये डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच में रिलेशन है। तो मान लो कि फॉरेनहाइट में वो वाला जो टेम्परेचर है वो x के इक्वल है, तो x -32/9 इक्वल टू वही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी x के इक्वल है, तभी तो इक्वल होगा, तो x/5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो इधर बन जाएगा 5x -32 into 5 इज इक्वल टू 9x। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। 5x माइनस ये बन जाएगा 160 इक्वल टू 9x, तो -160 इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4x के इक्वल आ जाएगा, तो x इक्वल टू -160/4, तो -40 के इक्वल आ। ठीक है, तो ये वो टेम्परेचर होता है जो फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है। तो बेटा इसको आपको क्या करना है? लर्न कर लेना है, सीधे याद कर लेना है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको तुरंत टिक कर दो। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो फॉरेनहाइट स्केल होता है और केल्विन स्केल होता है, इन दोनों में भी एक टेम्परेचर ऐसा मिलता है जो टेम्परेचर सेम होता है। तो यहां पर भी हम ये टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, F-32/9 इक्वल टू K -273/5, इन दोनों का रिलेशन लेकर। अब मान लो कि फॉरेनहाइट में वही टेम्परेचर x के इक्वल है, तो x -32/9 इक्वल टू, केल्विन में भी मानना पड़ेगा कि वो टेम्परेचर x के इक्वल है, तो x -273/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x -32 इक्वल टू 9x -273। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को एक तरफ करके इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 574.25 के इक्वल। ये वो टेम्परेचर हमको मिलता है जिसकी वैल्यू फॉरेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में दोनों में सेम होती है। क्लियर बेटा? तो आपको इसको क्या करना है? बिल्कुल याद कर लेना है। ये भी अगर एग्जाम में आता है तो उसको तुरंत टिक करना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू भी फिक्स्ड होगी। क्लियर बेटा? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, ये देखिए एक बीकर में बॉइलिंग वाटर भरा हुआ है, बॉइलिंग वाटर, और यहां पर दो स्केल इसमें लगे हुए हैं। एक फॉरेनहाइट स्केल है और दूसरा डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये दो स्केल इसमें पड़े हुए हैं। अब कहते हैं कि इस वाटर में कुछ आइस के क्यूब्स डाले जाते हैं, जिससे कि इसका टेम्परेचर लोअर किया जाता है, और लोअर टेम्परेचर अप टू 140 फॉरेनहाइट।
फॉरेनहाइट वाले स्केल में टेम्परेचर 140 फॉरेनहाइट बनाने के लिए इसमें आइस क्यूब डाल दिए जाते हैं। तो पूछ रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में कितना टेम्परेचर फॉल आएगा। फाइंड फॉल इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल। डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में कितना डिग्री सेल्सियस में चेंज आएगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें बॉइलिंग वाटर भरा हुआ है, तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा, और इस 100 डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस में कितना रीड किया जा रहा होगा 100 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट में कितना रीड हो रहा होगा 212 फॉरेनहाइट। ठीक है, यही 100 डिग्री सेल्सियस को ये 212 फॉरेनहाइट रीड कर रहा होगा। अब कहते हैं इसमें आइस क्यूब मिलाते हैं जिससे इसका टेम्परेचर कहां पहुंच जाता है 140 फॉरेनहाइट पहुंच जाता है। तो 140 फॉरेनहाइट के इक्वल टेम्परेचर पहुंच गया। तो इसका मतलब इतना टेम्परेचर का क्या हुआ, फॉल हुआ है इसमें। ठीक, कितना फॉल कर गया है टेम्परेचर, किसमें, फॉरेनहाइट में। तो फॉरेनहाइट में जो फॉल हुआ यानी कि डेल्टा एफ, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 212 माइनस 140। ठीक है, सॉल्व करके निकालते हैं इसको, तो ये आता है 72 फॉरेनहाइट के बराबर। 72 का चेंज आ गया, तो ये डेल्टा एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमसे पूछ रहे हैं डिग्री सेल्सियस स्केल में कितना चेंज आया होगा, तो इस वाले स्केल में कितना चेंज आ गया, यानी कि हमसे डेल्टा सी पूछा हुआ है यहाँ। तो अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डेल्टा सी बाई 5 इक्वल टू डेल्टा एफ बाई 9। डेल्टा सी की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा एफ हमको मिल गया, रख दो 72 बाई 9 से डिवाइड कर दो, 8 बार चला जाएगा, तो डेल्टा सी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 8 इंटू 5 मतलब 40 के इक्वल। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में कितने का फॉल होगा 40 का फॉल होगा, 40 का फॉल होगा। क्लियर बेटा, ये समझ आया क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फॉल्टी थर्मोमीटर पर। फॉल्टी थर्मोमीटर, ये कैसा थर्मोमीटर होता है। फॉल्टी थर्मोमीटर का मतलब ये जो थर्मोमीटर रीड करता है वो फॉल्टी रीड करता है, मतलब गलत रीडिंग बताता है। जैसे मान लीजिए कि एक करेक्ट थर्मोमीटर है हमारे पास, और करेक्ट थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेल्सियस ये रीड करता है, वही डिग्री सेल्सियस वाला मान लीजिए थर्मोमीटर है हमारे पास, तो 0 डिग्री सेल्सियस रीड करता है। तो फॉल्टी वाले थर्मोमीटर में, यानी कि जो रॉन्ग थर्मोमीटर होगा उसमें ये 0 डिग्री सेल्सियस ना मेजर करके कुछ और मेजर करता होगा, यानी कि यहां पर इसका जो लोअर पॉइंट होगा कुछ और होगा। जैसे मान लो ये 5 डिग्री सेल्सियस रीड करता है, कुछ ऐसा रीड करता होगा। उसी तरीके से जो करेक्ट वाला टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको ये कुछ और, यानी कि जैसे 90 डिग्री सेल्सियस ऐसे रीड करता होगा। इसमें जो जनरल टेम्परेचर होगा C के इक्वल, वो इसमें कुछ और रीड करता होगा, W के इक्वल मान लेते हैं। ठीक, तो फॉल्टी थर्मोमीटर की जैसे मान लीजिए रीडिंग निकालनी है हमको, करेक्ट रीडिंग दे रखी है कि इतना टेम्परेचर है, तो फॉल्टी थर्मोमीटर में कितना रीड कर रहा होगा उसको निकालना है। तो इन दोनों स्केल में हम लोग एक रिलेशन बना लेते हैं, जैसे बाकी 3 स्केल्स में रिलेशन बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से बेटा इन दोनों में भी रिलेशन बना लेते हैं। कैसे बनेगा देखो, ये C माइनस लोअर टेम्परेचर इसका अपॉन अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा, अब आ जाओ इस स्केल के लिए, W माइनस इसका लोअर टेम्परेचर अपॉन अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ठीक, ये दोनों में रिलेशन आ जाएगा, और बस इसी रिलेशन का यूज करके हम जब करेक्ट वाली रीडिंग है वो रॉन्ग थर्मोमीटर में कितनी रीड हो रही होगी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी C दिया हो तो W हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, हमको दिया हुआ है
कि जो करंट वाला स्केल है उसमें 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ये करेक्ट वाला स्केल है, उसमें 50 डिग्री सेल्सियस रॉन्ग वाले स्केल में कितने टेम्परेचर के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि रॉन्ग वाला जो थर्मोमीटर है उसमें 50 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी रीड हो रही होगी ये बताना है, और दिया है कि रॉन्ग वाला थर्मोमीटर में जो लोअर वाला टेम्परेचर वो मेजर करता है वो 10 डिग्री सेल्सियस मेजर करता है, और जो अपर वाला टेम्परेचर मेजर करता है वो 80 डिग्री सेल्सियस मेजर होता है। तो पूछ रहे हैं कि जो करेक्ट टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, उसकी रीडिंग ये रॉन्ग वाले थर्मोमीटर में कितनी होगी ये निकालनी। ठीक है, तो देखो इसमें लोअर वाला टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें अपर वाला कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों में रिलेशन बना लेंगे। तो क्या बनेगा देखो 50 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू, इसमें आ जाएगा W माइनस 10 अपॉन 80 माइनस 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो इधर 50 है इधर 100 है तो ये 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू W माइनस 10, 80 में से 10 गया 70 आ जाएगा। ठीक है, तो W माइनस 10 इक्वल टू 70/2 यानी कि ये 35 आ जाएगा। तो W की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 35, तो ये 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यानी कि रॉन्ग वाला जो थर्मोमीटर होगा वो इस 50 डिग्री सेल्सियस को कितना रीड कर रहा होगा 45 डिग्री सेल्सियस के इक्वल रीड कर रहा होगा। क्लियर बेटा? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग आते हैं लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर, देखिए ये थर्मोमीटर कुछ ऐसा होगा कि इस तरीके से इस थर्मोमीटर में एक लिक्विड भरा हुआ होगा। लिक्विड में जैसे मान लीजिए Hg है, मरकरी है, ठीक, वो भरा हुआ हो सकता है। तो जब हम इसको हीट अप करेंगे, लेट्स सपोज दैट कोई टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए इसको उस पर रख दिया गया, तो अब जब मेजर करेंगे इससे टेम्परेचर, तो क्या होगा कि इसमें इस लिक्विड की यानी मरकरी की हाइट या कह सकते हो लंबाई वो टेम्परेचर के साथ चेंज करेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर जो लिक्विड इस लिक्विड थर्मोमीटर में भरा होता है इसको बोलते हैं थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, इसको थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, और इस थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, जिससे हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। तो यहां पर जो इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो यहां पर होगी इसकी हाइट या फिर इसकी लेंथ, लेंथ और हाइट। ठीक, तो लेंथ या हाइट इसकी जो होगी वो टेम्परेचर के साथ बदल रही होगी। ठीक, तो किस तरीके से बदलेगी उसी का रिलेशन हम टेम्परेचर के साथ बना लेते हैं और उससे हम फिर इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक करेक्ट वाला स्केल है, सपोज कर लो कि ये डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है, स्केल है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस वाला स्केल, डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है। ठीक है, इसमें लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, अपर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, और यहां पर एक स्केल में हमने इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी कि लेंथ उसकी वैल्यू बना रहे हैं। तो हमने मान लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसमें लेंथ x 0 के इक्वल है, उसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पर इसमें लेंथ x 100 के इक्वल है, और किसी जनरल टेम्परेचर मान लो T डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ xt के इक्वल है। तो अब डिग्री सेल्सियस स्केल और इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इन दोनों में आपस में रिलेशन हम बना सकते हैं, जैसे अभी बनाया था बाकियों में, T माइनस 0 इक्वल टू 100 माइनस 0 इक्वल टू xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0। ठीक, तो इस तरीके से दोनों में हम रिलेशन बना लेते हैं और
हमको इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको इस मरकरी की हाइट दे रखी होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी होगी, और पूछ लिया जाएगा कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर कितनी हाइट होगी, तो हमको xt निकालना होगा और ये T गिवन होगा, तो यहां से हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका, इससे और क्लियर होगा। ठीक, मान लीजिए कि वही लिक्विड वाला थर्मोमीटर है और इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर उसकी लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और पूछ रहे हैं कि T इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस पर इसकी रीडिंग क्या होगी। ठीक, लिक्विड थर्मोमीटर है, हाइट दे रखी है, 0 पर दे रखी है, 100 पर दे रखी है, 50 डिग्री सेल्सियस पर पूछ रहे इसकी हाइट क्या होगी। तो क्या करेंगे, लोग रिलेशन बना लेंगे। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये x0 रीड कर रहा होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर x 100 के इक्वल रीड कर रहा होगा, और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये x 50 के इक्वल रीड कर रहा होगा। तो यही वाली लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है। तो रिलेशन बन जाएगा 50 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू x50 माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0। तो ये देखो 50 अपॉन 100 ये 1/2 के इक्वल आ जाएगा। x50 यही हमको निकालना है, x0 की वैल्यू ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर रीडिंग है, और अपॉन x100 कितना है 10 माइनस 2। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 10 माइनस 2, 8 बचेगा, 8 को इधर ले आओ तो 8/2 इज इक्वल टू x50 माइनस 2, ये 2 से कट गया 4 बार, इसमें 4 में 2 जुड़ जाएगा, तो x50 की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर जो इसकी रीडिंग होगी वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी। क्लियर बेटा, समझ आया? ठीक है, अब इसी तरीके से गैस थर्मोमीटर एक होता है, ये लिक्विड थर्मोमीटर था, एक होता है गैस थर्मोमीटर। तो गैस थर्मोमीटर में क्या होता है, गैस भरी हुई होती है, इसमें थर्मोमीटर के अंदर गैस भरी हुई होती है, गैस भरी हुई है। अब ये जो अंदर की तरफ इसमें गैस भरी हुई है उसका प्रेशर भी चेंज हो सकता है और वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। ठीक, ये दो तरीके के गैस थर्मोमीटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अगर प्रेशर चेंज हो रहा होगा, प्रेशर वेरी करेगा, तो प्रेशर का हम रिलेशन टेम्परेचर के साथ बना लेते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है और इधर प्रेशर वेरी कर रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर की वैल्यू P0 के इक्वल हो जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर की वैल्यू P100 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से T डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर की वैल्यू PT के इक्वल हो जाएगी। तो रिलेशन बन जाएगा T माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0। इससे हम सॉल्व करके निकालेंगे। अगर मान लीजिए वॉल्यूम वेरी करता है, वॉल्यूम अगर वेरी करता है तो इसी तरीके का रिलेशन वॉल्यूम के साथ बन जाएगा। ठीक, इधर डिग्री सेल्सियस स्केल, इधर वॉल्यूम वाला स्केल बन जाएगा। फिर दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो ये आएगा T माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू VT माइनस V0 अपॉन V100 माइनस V0। ठीक है, इसको सॉल्व करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस वैल्यू पुटअप करनी है, सॉल्व करना है। क्लियर बेटा? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं इसी में हम आपको। कभी कभी क्वेश्चन इसी में ऐसा दे रखा होता है कि जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं दी होती, किन्हीं और टेम्परेचर पर दे रखी होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई थर्मोमीटर है, ठीक है, लिक्विड थर्मोमीटर ही है मान लीजिए, तो उसमें दे रखा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जो इसके लिक्विड की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है।
और उसके बाद 90 डिग्री सेल्सियस पर इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। तो पूछ रहे हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस पर एट 60 डिग्री सेल्सियस लिक्विड की हाइट कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए भी बस दोनों में स्केल बना लेंगे, उसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जो पिछला वाला रिजल्ट था जो हम लोगों ने देखा था ना, t माइनस 0/100 माइनस 0 करके आता था, तो उसमें वैल्यू t इज इक्वल टू xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इनटू 100 ये करके आ जाती है। तो वही वाला फॉर्मूला यहां नहीं अप्लाई करना बेटा, क्योंकि यहां पर अब जो लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट हमको दे रखे हैं वो 10 और 90 दे रखे हैं, वो 0 और 100 नहीं है। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते। यहां पर ये जो 100 आता था यहां से आया था, जो यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये हर बार 100 नहीं आएगा। जब ये लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर बदल जाएंगे तो ये वैल्यू भी बदल जाएगी। देखो जैसे यहां पर अब एक मान लो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है और दूसरी तरफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इसकी हाइट, ठीक, x कंसीडर कर लेते हैं। अब वैल्यू देखते हैं। देखो यहां पर लोअर वाला टेम्परेचर अब 10 डिग्री पे है, ठीक, अपर वाला कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, ठीक, उस पर रीडिंग दे रखी है 10 डिग्री पर x10 के इक्वल है और इसकी 90 डिग्री पर x90 के इक्वल है। और हमसे क्या पूछ रहे हैं कि 60 डिग्री पर इसकी रीडिंग कितनी होगी, मतलब हमको x60 निकालना है। तो अब इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, 60 माइनस 10 अपॉन 90 माइनस 10 इक्वल टू x60 माइनस x10 अपॉन x90 माइनस x10। ठीक है, अब ये रिलेशन आएगा। देखो 60 में 10 गया ये 50 आ जाएगा ऊपर, और ये 90 में 10 गया ये 80। अब ये 80 आ रहा है, जैसे उसमें 100 आ रहा था तो यहां पर वो 80 आ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेंगे यहां पर, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन बना लेंगे दोनों में, फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो 50/80 इज इक्वल टू x60 ये निकालना है, x10 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 अपॉन x90 की वैल्यू दे रखी है 8 माइनस x10 की वैल्यू है 2। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दो, ये 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 6 को यहां ऊपर ले आओ मल्टीप्लाई कर दो, तो 30/8 इक्वल टू x60 प्लस सॉरी माइनस 2। तो x60 की वैल्यू ये 2 इधर आकर के जुड़ जाएगा, कितना बनेगा बेटा, देखो x60 इज इक्वल टू 30/8 प्लस 2, 30/8 प्लस 2। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से अगर मान लीजिए ये लोअर वाला टेम्परेचर और अपर टेम्परेचर अलग अलग दे रखे हैं तो फिर फॉर्मूला वो डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इस तरीके से ये रिलेशन बना के यूज करेंगे। क्लियर बेटो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस होता है उसका भी रिलेशन हमें दे रखा होता है टेम्परेचर के साथ में, तो उसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन करने की वैसे जरूरत नहीं, रेजिस्टेंस वाला बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से आएगा, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको और ले लेते हैं। देखो दिया हुआ है, कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है और ये शो कर रहा है प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg एंड 90 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 0 और 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर हमको वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर Hg और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमको दिया हुआ है प्रेशर 90 सेंटीमीटर Hg के इक्वल। ठीक है, तो पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन गैस स्केल व्हेन द प्रेशर रीडिंग इज 60 सेंटीमीटर Hg। प्रेशर की रीडिंग मान लो T डिग्री सेल्सियस पर है, वो 60 सेंटीमीटर Hg दे रखी है, तो पूछ रहे हैं उसके करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करिए कि टेम्परेचर स्केल और प्रेशर स्केल इन दोनों में रिलेशन बना लीजिए।
ये वाला लोअर टेम्परेचर कितना हो गया 0, अपर टेम्परेचर 100 और जनरल वाला टेम्परेचर ये T यही निकालना है हमको। लोअर वाले टेम्परेचर पर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है P0 इक्वल टू 50 और यहाँ पर P100 की वैल्यू में दे रखी है 90 और दे रखा है कि T डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर की वैल्यू है 60। ठीक है, तो T निकालना है। इक्वेशन बन जाएगी T माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू 60 माइनस 50 अपॉन 90 माइनस 50। ठीक है, तो ये आया T इज इक्वल टू 100 इधर ले आइए, 60 में से 50 गया तो कितना बचेगा 10, 90 में से 50 गया तो कितना बचेगा 40, 0 0 कैंसिल, 100 में 4 डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा जहां पर प्रेशर की वैल्यू 60 सेंटीमीटर Hg के बराबर। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, जो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स होते हैं उनको जब हम हीटअप करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है, वो एक्सपेंड करते हैं एक तरीके से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जब हम उनको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन तीनों में जब हम सॉलिड को हीटअप करते हैं तो ये कम एक्सपेंड करते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। क्योंकि होता क्या है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी स्ट्रॉन्गर इंटरएटॉमिक फोर्सेस से बंधे रहते हैं। इनके बीच में इंटरएटॉमिक फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। तो जब हम हीटअप करते हैं तो सॉलिड का एक्सपेंशन उतना ज्यादा नहीं होता जितना लिक्विड और गैसेस का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं सॉलिड एक्सपेंड्स लेस देन इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में सॉलिड कम एक्सपेंड कर पाते हैं, ठीक, लेस एक्सपेंड कर पाते हैं। रीजन समझ में आया कि इंटरएटॉमिक फोर्सेस उनके बीच में स्ट्रांग होता है। अच्छा, अब जो ये सॉलिड्स होते हैं बेटा, इनमें 3 टाइप का एक्सपेंशन पाया जाता है। इनमें लीनियर एक्सपेंशन भी होता है, एरियल एक्सपेंशन भी होता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है। लेकिन जो लिक्विड और गैसेस होती हैं उनमें मोस्टली वॉल्यूम एक्सपेंशन ही पाया जाता है। ठीक है, तो सॉलिड केस में याद रखना है कि एक तो लीनियर एक्सपेंशन होता है, ठीक है, दूसरा एरियल एक्सपेंशन और तीसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन, या इसी को बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये तीनों टाइप के एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड में पाए जाते हैं। लेकिन लिक्विड एंड गैसेस में ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन, इनमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि सॉलिड के लिए ये लीनियर, एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पॉइंट पर आते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, देखिए, अगर कोई ऐसी बॉडी है हमारे पास जिसमें लंबाई है, यानी कि लेंथ है, तो लेंथ वाली जो बॉडी होती है उसको जब हम हीटअप करते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करती है। जैसे सपोज दैट एक रॉड है, ये इसकी इनिशियल लंबाई L0 के बराबर है और इसको अब हम हीटअप करते हैं और हीट करके इसका डेल्टा T टेम्परेचर राइज कर देते हैं। तो डेल्टा T टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो इसकी लंबाई कुछ इंक्रीज हो जाएगी। मान लेते हैं डेल्टा L बढ़ जाती है, तो डेल्टा L की वैल्यू L0 L5
अल्फा डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है। यहां पर चेंज इन लंबाई की वैल्यू L नॉट अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। अल्फा यहां पर कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी चेंज इन टेंपरेचर, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है, ये चेंज इन टेंपरेचर की वैल्यू होती है। L नॉट इनिशियल लेंथ है, डेल्टा L चेंज इन लेंथ। अच्छा, टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं तो लेंथ बढ़ेगी। अगर इसी तरीके से अगर टेंपरेचर कम करेंगे यानी कि कूल करेंगे इस रॉड को, तो इतनी ही लंबाई कम भी हो जाती है, कम हो जाएगी, ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कितना होगा रॉड में, तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा L बाई L नॉट, ये वैल्यू L नॉट इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू अल्फा डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डेल्टा L बाई L नॉट इक्वल टू होता है अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। इसके बाद अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो परसेंटेज चेंज में डेल्टा L बाई L नॉट इंटू 100 कर देते हैं, यानी दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। बात समझ आई बेटा? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ये परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ठीक है। अल्फा यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अल्फा की डायमेंशन पूछी जा सकती है, इसका यूनिट पूछा जा सकता है, तो अल्फा को देखो लिख सकते हैं डेल्टा L बाई L नॉट इनटू डेल्टा टी। तो इसका यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा डेल्टा टी केवल नीचे, तो यूनिट हो जाएगा इसका यहां से पर डिग्री सेल्सियस, या फिर लिख सकते हो पर केल्विन, ठीक है। और डायमेंशन क्या बन जाएगी, देखो केवल डेल्टा टी नीचे बचेगा, उसकी डायमेंशन, तो उसकी डायमेंशन थीटा लिख सकते हो या k लिख सकते हो, तो ये ऊपर आएगा तो k की पावर -1, ऐसे इसकी डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई बेटा? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आते हैं एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन में मान लीजिए हमारे पास ऐसी बॉडी है कोई जो प्लैनर टाइप की है, प्लेट टाइप की, सपोज दैट ये, ठीक, एक मेटेलिक प्लेट है, ठीक, इसका इनिशियल एरिया A नॉट का है, और फिर उसके बाद इसको हीट अप करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, इसका जो शेप है वो इंक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि इसमें चेंज इन एरिया डेल्टा A का आता है, तो डेल्टा A की वैल्यू हो जाएगी A नॉट बीटा डेल्टा टी। यहां पर बेटा बीटा आने लगता है, बीटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। डेल्टा टी वही है चेंज इन टेंपरेचर T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है, पहले इनिशियल टेंपरेचर Ti, बाद में फाइनल टेंपरेचर T फाइनल। डेल्टा A चेंज इन एरिया, ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, बीटा यहां पर जो आता है ये कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इसको हम अल्फा x प्लस अल्फा y के इक्वल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो प्लेट है इधर x डायरेक्शन है, इधर y डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखिए ये x डायरेक्शन में भी एक्सपेंड करेगी और y डायरेक्शन में भी एक्सपेंड करेगी, तो x डायरेक्शन में भी इसका लीनियर एक्सपेंशन होगा, y डायरेक्शन में भी लीनियर एक्सपेंशन होगा। तो एक तरीके से यहां पर दो प्रकार का लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, तो दोनों प्रकार का लीनियर एक्सपेंशन जुड़ जाएगा, तो वही बीटा के बराबर। अगर मान लीजिए ये आइसोट्रोपिक मटेरियल है, एक जैसा मटेरियल, तो जैसा x डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहा है वैसे y डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा, तो अल्फा x की वैल्यू और अल्फा y की वैल्यू सेम होंगी, तो ये 2 अल्फा के इक्वल आ जाएगा, यानी बीटा की जो वैल्यू होती है वो 2 अल्फा के इक्वल होती है, ठीक है। यहां से भी अगर आपको फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पूछे तो डेल्टा A अपॉन A नॉट
इसकी वैल्यू बीटा डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी। ठीक, ये फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया आ गया। ठीक है, अगर फाइनल एरिया इससे आपसे पूछता है फाइनल एरिया कितना होगा, तो फाइनल एरिया ए फाइनल की वैल्यू इनिशियल एरिया जो था इसका ए नॉट और प्लस चेंज इन एरिया डेल्टा ए के बराबर हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं ए नॉट प्लस डेल्टा ए को ए नॉट बीटा डेल्टा टी। तो ए फाइनल यानी फाइनल एरिया की वैल्यू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम फाइनल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था एरियल एक्सपेंशन। समझ आया बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन पर। वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए मान लीजिए कि एक क्यूबिकल बॉडी है हमारे पास, एक क्यूब है मेटल का, ये एक मेटेलिक क्यूब दे रखा है और इसका इनिशियल वॉल्यूम V नॉट के इक्वल है। उसके बाद इसको हीट अप करते हैं, है ना, गर्म करते हैं इसको, और डेल्टा टी का टेम्परेचर इसका राइज करते हैं। तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, कुछ शेप पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं इसका डेल्टा V वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो डेल्टा V वॉल्यूम की वैल्यू यहां पर V नॉट गामा डेल्टा T के इक्वल। गामा यहां पर कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। डेल्टा T वही चेंज इन टेम्परेचर, V नॉट इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। गामा को देखो लिख सकते हैं अब अल्फा x प्लस अल्फा y प्लस अल्फा z, क्योंकि यहां पर 3 डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, ध्यान से अगर हम देखें तो इधर की डायरेक्शन इसमें एक x डायरेक्शन भी मिलेगी। ठीक, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और ये इधर की तरफ z डायरेक्शन। तो इसमें देखो जो वॉल्यूम है वो तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना, x डायरेक्शन में भी, y डायरेक्शन में भी और